हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम हिस्टोरियन उपेंद्र सिंह की जो बुक है प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास, उसको पहला अध्याय है ये। उसके अंतर्गत हमने बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुके थे, जिसमें कल्हड़ की राजतरंगिणी के बारे में देखा। साथ ही हमने देखा कि किस प्रकार से पाठ्यात्मक और अभिलेखीय सोर्स होते हैं, उसमें हमें किन किन चीज़ों का अध्ययन करते समय हमें सावधानी रखनी चाहिए। तो पाठ्यात्मक और पुरातात्विक सोर्स ही हमारे चल रहे थे। तो अगला टॉपिक हमारा अब पाठ्यात्मक सोर्स का वर्गीकरण किस प्रकार से भाषा शैली और विषय वस्तु के आधार पर वर्गीकरण यहाँ पर बताया गया है। तो इसको शुरू करते हैं। आगे है यहाँ पर प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारतीय पाठ्यक्रम स्रोतों को बहुत से आधारों पर बांटा गया है, जिसमें भाषा शैली जानर विषय वस्तु रचना काल रचना की भाषागत श्रेणी इत्यादि प्रमुख है। प्राचीन भाषाओं के अध्ययन करने वाले भाषाविदों ने विश्व की भाषाओं को एकाधिक भाषा परिवारों में समायोजित किया है। किसी एक भाषा परिवार के में स्थान पाने वाली भाषाएं आपस में संरचनात्मक दृष्टिकोण से कुछ समानताएं रखती हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि एक ही परिवार के जो लोग हैं उसमें क्या है, जैसे समानता होती है, उसी तरह एक ही अगर परिवार की भाषा है तो उसमें कहीं ना कहीं हमें संरचनात्मक दृष्टिकोण से कुछ समानताएं दिखाई पड़ती हैं। इसमें से बहुत सारे शब्द एक समान होते हैं। हिंदी, पंजाबी, मराठी, बंगाली, असमी, गुजराती, सिंधी, उड़िया, नेपाली तथा कश्मीरी तथा इंडो यूरोपियन भाषा परिवार के सदस्य हैं। ये कौन है? सारी की सारी इंडो यूरोपियन भाषा परिवार की ही ये भाषाएं हैं। इसी परिवार की अन्य भाषाएं जैसे कि फारसी, ग्रीक, लैटिन, जर्मन, फ्रेंच, डच, इतावली, स्पेनिश, आर्मेनियन तथा यूरोप और एशिया की अन्य भाषाएं हैं। द्रविड़ परिवार की भाषाओं में तमिल, मलयाली, तेलुगु, कन्नड़, तुलु प्रमुख है, जिसे दक्षिण भारत में बोला जाता है। दक्षिण भारत के बाहर बोली जाने वाली द्रविड़ भाषाएं पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बोले जाने वाली ब्रूही, मध्य प्रदेश की गोंडी और राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में बोली जाने वाले मालतो अपवाद रूप में देखी जा सकती है। संथाली, खासी, मुंडारी तथा पूर्व भारत की कुछ अन्य भाषाएं आस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार में रखी गई हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बोली जाने वाली कुछ भाषाएं जैसी मणिपुरी, बोडो, गारो और लुशाई तिब्बत बर्मा भाषा परिवार की बोलियां हैं। अंडमान द्वीप में प्रचलित अंडमानी भाषा ही एक ऐसा विवाद है जिसे किसी भी ज्ञात भाषा परिवार से नहीं जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर कुछ परिवार बताए गए हैं, उससे भाषा परिवार से रिलेटेड कौन कौन सी भाषाएं निकल के सामने आती हैं, तो यहाँ पर हिस्टोरियन ने अच्छे से बताया है। आगे है भारतीय उपमहाद्वीप में उपलब्ध रचनाओं में प्राचीनतम हमें देखने को मिलते हैं। प्राचीनतम जो उपलब्ध रचनाएं हैं वो है वेद हैं, जो संस्कृत भाषा में है। संस्कृत इंडो यूरोपियन भाषा परिवार की इंडो ईरानी शाखा का अंग है। पाली और प्राकृत भी इसी परिवार की भाषाएं हैं। प्राकृतिक के प्रमुख संस्करणों में महाराष्ट्री, शौरसैनी तथा मगधी हैं। अपभ्रंश प्राकृत की ही एक शाखा थी जो 1000 एडी तक प्रयोग में रही। और द्रविड़ भाषाओं में तमिल प्राचीनतम साहित्य है, जिसके बाद कन्नड़ का स्थान आता है। आज भारत में जितनी भी प्रादेशिक भाषाएं एवं क्षेत्रीय बोलियां हैं, उनका विकास लगभग 1000 से 1500 एडी के बीच में माना जाता है। इन सभी भाषाओं का एकाकी अस्तित्व बिल्कुल अलग से बिल्कुल अस्तित्व नहीं रहा, बल्कि इसमें सदा आदान प्रदान एवं समन्वय का क्या रहा है, एक प्रचलन रहा है। आगे इन्होंने बताया कि भाषाओं का अपना इतिहास और उनमें समय के साथ परिवर्तन भी हुआ है। कालिदास के काव्यों की संस्कृत ऋग्वेद की संस्कृत से बहुत भिन्न है। 5वीं 4वीं ईसा पूर्व में पाणिनि ने अष्टाध्यायी में संस्कृत भाषा को व्याकरण
सूत्रों के माध्यम से एक सुनियोजित स्वरूप प्रदान किया है। जैसे क्लासिकल या शास्त्रीय संस्कृत की संज्ञा दी गई है। अष्टाध्यायी के बाद दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में पतंजलि ने अपने महाभाष्य में संस्कृत व्याकरण को और विकसित किया है। प्राकृतिक भाषा का प्राचीनतम व्याकरण देखें तो वररुचि कृत जो है प्राकृतिक प्रकाश को माना जाता है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि अगर संस्कृत का प्राचीनतम देखें तो हमारा जो हो जाएगा पाणिनि की अष्टाध्यायी है, और अगर प्राकृतिक भाषा का प्राचीनतम देखें तो वररुचि कृत का है प्राकृतिक प्रकाश को माना जाता है। इसकी तिथि सुनिश्चित नहीं है। इसी प्रकार संगम काव्यों का प्राचीन तमिल आधुनिक तमिल से बहुत अलग है। प्राचीनतम उपलब्ध तमिल व्याकरण तोलकपियम है, जिसमें कुछ भाग जो है प्रारंभिक ईस्वी में लिखा हुआ है। ऐसे व्याकरणों के माध्यम से प्राचीन भाषाओं की संरचना का ज्ञान होता है और साथ ही कई बार उस काल के ऐतिहासिक संदर्भ में प्रकाश में आते हैं। अब यहाँ पर बात की गई है कि प्राचीन भारतीय पाठों को धार्मिक तथा धर्मेतर दो श्रेणी में बांटा गया है। तो प्राचीन जो पाठ्यात्मक स्रोत हैं उसको धार्मिक और धर्मेतर दो श्रेणी में बांटा गया है। ऐसा विभाजन भ्रामक भी हो सकता है। अंग्रेजी में रिलीजन यानी धर्म को सांप्रदायिक आस्था से जोड़ा गया है तथा उसके द्वारा किसी धार्मिक पक्ष का संप्रदाय विशेष का बोध होता है, जो अन्य पक्षों में से अपनी विशेषता के कारण पूर्णतया अलग अस्तित्व रखा है। प्राचीन भारत का कोई भी शब्द ऐसे अभिप्राय का निरूपण नहीं करता। संस्कृत का धर्म अथवा पाली का धम्म शब्द इस तरह से आदर्श जीवन के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ संस्कृत का जो धर्म है और पाली का धम्म, ये जो शब्द हैं वो आदर्श जीवन शैली के अर्थ में प्रयुक्त होता है, ना कि किसी धर्म विशेष को लेके। आगे बताया है कि जिसको व्रत रूप से आचरण अथवा लोक व्यवहार जैसे अर्थों से भी जोड़ा जा सकता है, जिसमें पूजा पद्धति, परंपराएं, दर्शन और कर्मकांड जैसे बहुत सारे अन्य अर्थों को भी जोड़ा जा सकता है। दरअसल यहाँ पर प्राचीन समाजों में कभी भी धर्म और धर्मनिरपेक्ष को एक दूसरे से पृथक करने का प्रयास नहीं किया गया है। इसलिए प्राचीन भारतीय साहित्य में भी धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष विचार अन्योन्याश्रय रूप से एक संपूर्णता के अनिवार्य अवयव रहे हैं। इस पुस्तक में प्राचीन भारतीय और पूर्व मध्यकालीन भारत के इतिहास के अध्ययन के लिए प्रमुख उपलब्ध पाठ्य स्रोतों का वर्णन किया गया है, इसमें बताया गया है। अब यहाँ पर कौन कौन से होंगे वो हम आगे देखेंगे। वेद से यहाँ पर स्टार्ट होता है। यहाँ पर बहुत सारे आपको सोर्स मिलेंगे जो आप पढ़ते आए हैं, उससे भी आपको नए देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं। चूंकि इन स्रोतों का आकार सामान्यतः बहुत बड़ा है, इसलिए इससे प्रतिनिधि अंशों का ही समावेश संभव हो सका है। यहाँ प्रयास ये है किया गया है कि इतिहासकारों द्वारा अधिकांशतः उद्धृत किए जाने वाले स्रोतों के विषय में एक समझ बनाई जा सके। मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि फैक्ट दे दिया, आप फैक्ट को क्या है याद कर लो बस हो गया। यहाँ पर एक समझ विकसित करने का प्रयास किया गया। तो ये भी हिस्टोरियन ने यहाँ पर पहले ही बता दिया कि आप ये पढ़ोगे तो आपको ये समझ बनेगी। इसमें से अधिकांश स्रोतों का सृजन इतिहास लेखन की दृष्टि से रखकर नहीं किया गया, फिर भी वर्तमान अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राय सभी प्रकार की प्राचीन रचनाओं का उपयोग अतीत के अध्ययन के लिए एक सोर्स के रूप में किया जाना संभव है। तो यहाँ पर अब वेद का जो है वो अगले उसमें हम कवर करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक हैं, वीडियो बहुत लंबे नहीं होने चाहिए। यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है, चार्ट दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि आज मतलब भारत में इन प्रेजेंट में जो बोली जाती हैं भाषाएं, उनका रेशियो यहाँ पर प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। तो यहाँ पर ये जो है वो यहाँ पर भाषाएं बताई गई हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है, जैसे तिब्बत, बर्मी, अन्य जो हैं वो इतनी हैं, इतना प्रतिशत। तो आप इसको देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। आगे जो वीडियो होगा वो वेद से रिलेटेड होगा, तो हम छोटे छोटे वीडियो
कवर करते हुए हम छोटी छोटी बातों को ही समझते हुए हम इस बुक को कोशिश करेंगे पूरा कंप्लीट करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।